हाईवे, ट्रक स्टॉप और डिपो बे में कुछ चुपचाप बदल रहा है। जीरो एमिशन ट्रक्स की ओर बदलाव अब सिर्फ एक विचार नहीं है, ये पहले से ही हो रहा है। पायलट्स चल रहे हैं, तकनीकें विकसित हो रही हैं, लागत कम हो रही है, ड्राइवर्स ज्यादा खुश हैं और सवाल हर दिन ज्यादा वास्तविक होते जा रहे हैं। ये है गेट सेट, जीरो एमिशन ट्रकिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र की एक पहल। हर एपिसोड में हम ZETs के उदय में गहराई से उतरते हैं, चार्जिंग समय से लेकर वित्त तक और सुरक्षा से लेकर पिकअप सुधार तक और इन सब के वास्तविक दुनिया पर पड़ने वाले प्रभाव तक। हमने अपने पिछले एपिसोड में इलेक्ट्रिक ट्रक्स अपनाने के कई पहलुओं को कवर किया था। टेक्नोलॉजी वाला हिस्सा, सुरक्षा वाला हिस्सा, आर्थिक पहलू जहां ओनरशिप की कुल लागत बेहतर है। हमने ट्रक्स की फाइनेंसिंग के बारे में भी चर्चा की। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें हमें जाना होगा और वो है नीति, सरकारी नीति और पार्टनरशिप्स के बारे में। नीतियां इतनी आवश्यक क्यों हैं? ZETs सिर्फ एक ट्रक जैसे उत्पाद के बारे में नहीं है, ये एक समाधान है और एक पूरा इकोसिस्टम है जिसे विकसित करने की जरूरत है। और इसके लिए पूरे इकोसिस्टम में बड़े बदलाव करने की जरूरत है और ये सरकारी नीतियों द्वारा सबसे अच्छी तरह से संचालित होता है। इंसेंटिव्स की एक योजना के माध्यम से, विनियमों की एक योजना के माध्यम से, इन सभी ट्रक्स की सुरक्षा और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। तो सरकार की इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन साथ ही हमें यह समझने की जरूरत है कि ये सब सिर्फ सरकार जैसी एक अकेली इकाई से नहीं होता है। पूरे समुदाय को सरकार के साथ साझेदारी करनी होगी। तो आपके पास OEMs हैं जो विभिन्न सुरक्षा नियमों के लिए उनके साथ साझेदारी करेंगे। आपके पास चार्जिंग सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे और भी बहुत कुछ होगा। तो आज हम जो सवाल पूछने वाले हैं वो ये है कि क्या हमारे पास ऐसी नीतियां हैं जो ZETs को अपनाने में मदद करती हैं, और किस तरह सरकारें, राज्य और केंद्र दोनों इसे अपनाने में मदद कर सकती हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसे समझने में हमारी मदद करने के लिए हमारे पास केंद्र सरकार से सबसे अच्छे व्यक्ति हैं जो ZET अपनाने के प्रमुख नीतिगत पहलुओं को समझने में हमारी मदद करेंगे। उन्होंने पिछले कुछ साल इलेक्ट्रिक ट्रक्स इकोसिस्टम में गहराई से शोध करने में बिताए हैं और उन्होंने अधिकांश स्टेक होल्डर्स, अन्य सरकारी विभागों, OEMs, शिपर्स, ऑपरेटर्स, एकेडेमिया और फाइनेंसर्स के साथ मिलकर काम किया है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर कुरैशी, एडिशनल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। उन्होंने विभिन्न नीतिगत उपायों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और भारत में ट्रक्स अपनाने में मदद करने के लिए और भी अधिक पहलुओं को आगे बढ़ाना जारी रखा है। गेट सेट में आपका स्वागत है डॉक्टर कुरैशी। समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर। हम सच में ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी यूजर कम्युनिटी आपसे ये जान पाएगी कि सरकार इस सब में क्या कर रही है। हम जानते हैं कि आपकी मिनिस्ट्री के माध्यम से सरकार ने इस बार PM E-ड्राइव में ट्रक के लिए एक छोटी सी शुरुआत की है। डिमांड इंसेंटिव के अलावा हम समझते हैं कि और भी योजनाएं और इंसेंटिव्स और दूसरी चीज़ें हैं और सरकार अन्य मंत्रालयों के माध्यम से भी योजना बना रही है। क्या आप इस पर कुछ जानकारी दे सकते हैं, इसकी तुलना में कि ट्रक्स का सपोर्ट 3 पहिया और 2 पहिया वाहनों को अपनाने के समान स्तर पर कैसे होगा, जहां सरकार से इतना शानदार समर्थन मिला था? तो आप सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की E-ड्राइव योजना, जो कि 10,900 करोड़ रुपए की योजना है, इसका उद्देश्य दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। और वे इलेक्ट्रिक वाहन 2 पहिया, तिपहिया से लेकर बसों, ट्रकों, एम्बुलेंस तक है। अब ट्रक और एम्बुलेंस इसमें एक नई प्रविष्टि है, क्योंकि देश में अभी एम्बुलेंस नहीं बनती है और इलेक्ट्रिक ट्रक हमारे पास केवल छोटे GWW वजन वाले इलेक्ट्रिक ट्रक हैं जो 3.5 टन से कम है। अगर हम N2 और N3 श्रेणी को देखें जो भारी है, तो 3.5 से 12 टन N2 है और 12 टन से 55 टन जो है वो N3 है। इस श्रेणी में हमारे पास बहुत ही कम इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं। वास्तव में पिछले साल वाहन पोर्टल पर इस श्रेणी में केवल लगभग 450 या इतने ही इलेक्ट्रिक ट्रक पंजीकृत हुए थे और उनमें से कई आयात किए गए थे, तो बहुत ही कम घरेलू ट्रक है। देखिए, सरकार का मानना है कि ट्रकों का विद्युतीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ट्रक देश में वाहनों की संख्या का केवल 3% है, लेकिन वे परिवहन क्षेत्र से आने वाले कार्बन उत्सर्जन का 41% से अधिक योगदान करते हैं।
इसलिए इस योजना में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाले OEMs को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ आरक्षित किए गए हैं। और आपने दोपहिया और तिपहिया का उदाहरण दिया। देखिए, भारत सरकार ने 2015 में अपना समर्थन शुरू किया था और अब लगभग 10 साल हो गए हैं और हम देखते हैं कि सब्सिडी धीरे धीरे कम हो चुकी है। तो इसका कारण यह है कि उद्योग अब बहुत परिपक्व हो गया है और अब हमारी दोपहिया बिक्री का 7% से अधिक इलेक्ट्रिक है। तो देखिए, सब्सिडी कम होती रहेगी और जब उद्योग काफी परिपक्व हो जाएगा और उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत नहीं तो प्रोत्साहन बंद हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रक अभी बहुत शुरुआती चरण में है। सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है, न सिर्फ वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी सोचना है। तो प्रधानमंत्री की ई ड्राइव योजना एक बहुत ही व्यापक योजना है जिसमें वे सभी पहलू शामिल हैं। ये जानकर अच्छा लगा और मुझे यकीन है कि आपके मंत्रालय द्वारा और कुछ इंसेंटिव्स और योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक है आगामी ऑटोमोटिव मिशन प्लान 2047, आत्मनिर्भरता और विकसित देश बनाने के लिए विकसित भारत का लक्ष्य। तो ऑटोमोटिव मिशन प्लान के तहत क्या आप कोई विशेष काम देखते हैं जिसे बाजार में सामान्य रूप से ई मोबिलिटी इकोसिस्टम में धकेला जाएगा, लेकिन विशेष रूप से इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए क्या आपको कुछ विशेष दिखाई देता है? देखिए, ऑटोमोटिव मिशन प्लान एक विजन है जिसे भारी उद्योग मंत्रालय के साथ मिलकर बना रहा है कि 2047 के लिए हमारी आकांक्षा क्या होनी चाहिए, उद्योग कहाँ जाना चाहता है, ये देश कहाँ जाना चाहता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने हमें पंचामृत सूत्र दिया है जो कार्बन में कमी के लिए है। इसमें 5 लक्ष्य हैं। 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा तक पहुंचना और अन्य लक्ष्य हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग उस लक्ष्य में कैसे फिट हो सकता है, मूल रूप से यही ऑटोमोटिव मिशन प्लान है। और निश्चित रूप से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑटोमोटिव मिशन प्लान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भीतर इलेक्ट्रिक ट्रकों ने बहुत महत्व प्राप्त कर लिया है। और यह सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रक होने चाहिए, बल्कि यह भी है कि इलेक्ट्रिक ट्रक जो है वो भारत में ही बनने चाहिए। तो आत्मनिर्भर भारत ये जलवायु परिवर्तन और कार्बन में कमी के लक्ष्य से सीधा जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक ट्रक उत्पादन और इलेक्ट्रिक ट्रक उपयोग को बढ़ाने वाले क्या क्या कारक हो सकते हैं, हम इसके उपयोग को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। तो जब भी हम AMP बनाने के लिए मिलते हैं तो उद्योग यही सोच रहा होता है। इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन हम इस लक्ष्य के लिए विभिन्न हितधारकों से विचार आमंत्रित कर रहे हैं। ये तो काफ़ी दिलचस्प है और निश्चित रूप से इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन, आप ई मोबिलिटी के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते इंटरमिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन हमेशा एक चुनौती है। आप सभी इंडस्ट्रीज़ को, सभी मंत्रालयों को इलेक्ट्रिक ट्रक्स को अपनाने और फैलाने के लिए कैसे प्रेरित कर रहे हैं और आप इसे पिछले कुछ वर्षों से कैसे होते हुए देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि लगभग 9 मंत्रालय हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित हैं। हमारे पास बिजली मंत्रालय है जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिशा निर्देशों के लिए जिम्मेदार है। हमारे पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है जो CMVR का प्रशासन करता है। फिर हमारे पास उद्योग के लिए DPIIT है। हमारे पास पर्यावरण और वन मंत्रालय है और अन्य मंत्रालय है, नीति आयोग है। तो भारी उद्योग मंत्रालय को उस मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है जो सभी मंत्रालयों के बीच समन्वय प्रयासों के लिए जिम्मेदार होगा। तो जब भी मान लीजिए बिजली मंत्रालय द्वारा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं तो हम उनके साथ परामर्श करते हैं। इसी तरह जब सड़क परिवहन और अपना राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रिक ट्रकों के प्रदर्शन और दक्षता मानदंड बनाए जाने होते हैं तब भी हम परामर्श करते हैं। इसी तरह पर्यावरण मंत्रालय ने जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल नियम बनाए हैं उन्हें सर्कुलर इकोनॉमी में कैसे रिसाइकल किया जाए। तो ये सभी मुद्दे, मुझे लगता है कि भारत सरकार ने ये दृष्टि बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित की है कि इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो आगे बढ़ने का रास्ता है और वे सबसे साफ और सबसे शांत रूप है, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने कई बार कहा है। तो ये एक मिनी क्रांति है जो हो रही है और मुझे लगता है कि ये मुख्य बाध्यकारी कारक है जो सभी मंत्रालयों को एक समान लक्ष्य की ओर ले जाता है। मैं इसे अब बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से देखना चाहूँगा। शिपर्स सस्टेनेबल मोबिलिटी के लक्ष्य घोषित कर रहे हैं, OEMs ने मॉडल विकसित करना और बेचना शुरू कर दिया है, एटसेट्रा।
लेकिन आज की तारीख में, क्योंकि आप हर समय बातचीत कर रहे हैं और स्थिति का विश्लेषण कर रहे हैं, आज की तारीख में क्या आप कुछ और देखते हैं जो बिजनेस कम्युनिटी को इस संदर्भ में करना शुरू करना चाहिए? इलेक्ट्रिक ट्रक्स खरीदना और उपयोग करना, चार्जिंग की और सुविधा होना और अधिक मॉडल उपलब्ध होना, टेक्नोलॉजी और एफिशिएंसी में सुधार करना। आज आप बिजनेसेस को कहाँ देखते हैं, जनरल बिजनेस कम्युनिटी को, और आप उनसे आगे आकर क्या करवाना चाहेंगे? ज़रा इसके बारे में बताइए। जब कोई भी उपयोगकर्ता समूह, आप जानते हैं, ट्रक खरीदना चाहता है तो इलेक्ट्रिक ट्रकों की उच्च अग्रिम लागत निश्चित रूप से एक बाधा है, क्योंकि 55 टन वाले 1 करोड़, 1.1 करोड़ या 90 लाख के होते हैं। समकक्ष डीजल ट्रक 40 लाख, 45 लाख के होते हैं। लेकिन जब वे गहन विश्लेषण करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ मामलों में इलेक्ट्रिक ट्रकों के संचालन की कुल लागत वास्तव में सस्ती होती है या लगभग डीजल ट्रकों की सीमा में होती है। और मुझे लगता है कि लागत बचत उन कारणों में से एक है जो इलेक्ट्रिक ट्रकों को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। हमने उपभोक्ताओं के साथ बातचीत की है, तो उपभोक्ताओं का मतलब है बंदरगाह, इस्पात उद्योग, लॉजिस्टिक्स, शिपर्स, सीमेंट उद्योग। हमने इनमें से बहुतों से बात की है, हमने ओईएम्स से भी बात की है। तो मुझे लगता है कि जो उपभोक्ताओं और ओईएम्स को इलेक्ट्रिक ट्रकों की ओर प्रेरित करेगा वो है अधिक डेटा और अधिक विश्लेषण कि इलेक्ट्रिक ट्रक आर्थिक रूप से क्यों समझ आते हैं। तो हमारी प्रारंभिक चर्चाओं के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि न सिर्फ इलेक्ट्रिक ट्रक पर्यावरण के लिए अच्छे हैं, बल्कि वे आर्थिक रूप से भी समझ में आते हैं। और यही सबक है जो हम सीख रहे हैं, और ये इलेक्ट्रिक ट्रकों की मौजूदा कीमतों पर है। भविष्य में हमें लगता है कि इलेक्ट्रिक ट्रक की कीमतें और कम होगी तो वे नीचे क्यों आएंगे? नंबर 1, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं। अधिक ट्रक बनेंगे तो प्रति ट्रक लागत भी कम होगी। दूसरा ये कि बैटरी की कीमतें कम हो रही है, तो मौजूदा कीमतों पर भी संचालन की कुल लागत लगभग समान है। शायद कुछ वर्षों के बाद इलेक्ट्रिक ट्रक चलाने में बहुत सस्ते होंगे। तो यही है जो ओईएम्स भविष्य में देख रहे हैं, और यही कारण है कि कई ओईएम्स अब इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने में अपना पैसा लगा रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक ट्रक्स के विषय पर राज्य सरकारों की ओर बढ़ेंगे। कई राज्यों ने इलेक्ट्रिक ट्रक्स के अवसरों के प्रति जागना शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारें अब तक सिर्फ दोपहिया और तिपहिया बाजार में बहुत सहायक रही हैं। ई ट्रक्स अपनाने के संदर्भ में आप हमारी राज्य सरकारों को कहाँ देखते हैं? क्या ऐसी कोई विशिष्ट अच्छी योजनाएं और उदाहरण रहे हैं जहां आपने राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक ट्रक्स अपनाने में योगदान देना शुरू करते हुए देखा है? मुझे लगता है कि अब तक किसी भी राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए कोई योजना शुरू नहीं की है, लेकिन राज्य हमारे परामर्शों में बहुत सक्रिय रहे हैं, और उनमें से कुछ ने हमसे नीतिगत इनपुट के बारे में पूछा है कि वे इलेक्ट्रिक ट्रकों और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन कैसे कर सकते हैं। और कई राज्यों में औद्योगिक पार्क हैं, उनके पास औद्योगिक क्लस्टर हैं जहां वे ऐसी इकाइयां स्थापित करना चाहेंगे। देखिए, ये तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इलेक्ट्रिक ट्रकों के बहुत शुरुआती चरण में है कि लाभ वास्तव में शायद हमें कुछ और समय चाहिए। राज्य सरकारों को लाइन में लाने के लिए हाँ, क्या आप स्टार्टअप कंपनीज के लिए एक बड़ी भूमिका देख रहे हैं, जहां सरकार भी किसी तरह का एनवायरनमेंट प्रदान करने में सक्षम है, जहां स्टार्टअप्स बदलाव ला सकते हैं? 2 और 3 व्हीलर्स में हमने कई को वाहन निर्माता बनते हुए देखा है, और ट्रक्स में भी एक स्टार्टअप है जो शुरू हुआ है और ये एक बड़े ग्रुप का हिस्सा बन गया है। जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती हैं, शायद सप्लाई चेन्स में भी, ना कि सिर्फ वाहन बनाने में, क्या आप स्टार्टअप्स को इस पूरे मामले में एक प्रमुख भूमिका निभाते हुए और सरकारी नीति स्तर पर एक टेक्नोलॉजी भूमिका निभाते हुए देख रहे हैं? क्या आप इस पहलू के लिए कुछ लाने की सोच रहे हैं? तो ये एक उत्कृष्ट बिंदु है। जैसा कि मैंने कहा कि हम न केवल इलेक्ट्रिक वाहन चाहते हैं, बल्कि हम भारत में बने ईवी चाहते हैं। हम भारत में बने कंपोनेंट चाहते हैं, और यही कारण है कि अगर आप प्रधानमंत्री की ई ड्राइव योजना को देखें तो एक चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम नामक कुछ है। तो चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का मतलब है कि जो कंपोनेंट पहले आयात किए जाते थे, अब उन्हें भारत में ही बनाना होगा। हमने देखा है कि ओईएम्स के अलावा अब हमारे पास कई ओईएम्स हैं जो ईवीज का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन अब बहुत बड़ी संख्या में कंपनियां और स्टार्टअप कंपोनेंट्स बना रहे हैं। तो उदाहरण के लिए ट्रैक्शन मोटर, डीसीसी कन्वर्टर्स, हब मोटर्स के साथ एकीकृत व्हील रिम, जो बैटरियां हैं,
निश्चित रूप से सेल आयात किए जाते हैं, लेकिन बैटरी बनाना और बैटरी प्रबंधन प्रणाली, कई ऐसी कंपनियां हैं जो ये कंपोनेंट बना रही है। और भारत सरकार के प्रोत्साहन आपको तभी दिए जाते हैं जब आप ये कंपोनेंट जो है वो अपने देश से खरीदते हैं। इसलिए स्टार्टअप्स के लिए उन कंपोनेंट्स को खोजने का बहुत स्कोप है जो अभी भी विदेश से आयात किए जा रहे हैं और भारत में निर्माण शुरू कर सकते हैं। तो OEMs भारतीय कंपनियों से कंपोनेंट लेंगे और वही उनके लिए अवसर है। तो एक इनडायरेक्ट सपोर्ट और एक ड्राइव है जो फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की शर्तों के माध्यम से दी जा रही है। ये समाज से अधिक संबंधित है। आप जानते हैं कि देश के लिए स्थिरता जरूरी है। हमारे देश में आर्थिक शक्ति का एक बहुत ही अजीब वितरण भी है, तो हमें ऐसे लोगों को पीछे ना छोड़ने के लिए उन्हें अपनाने की ज़रूरत है। हमें समुदाय को साथ लेकर चलना है, हमारी एक जिम्मेदारी है। उन्नत देशों के विपरीत हमारे क्षेत्र के छोटे आदमी के लिए एक जिम्मेदारी है। तो आप समानता और समान अवसर को कैसे देखते हैं? आप इन लोगों के लिए कौशल या अन्य विशेष कार्यक्रमों के मामले में आप इसे कैसे होते हुए देखते हैं? क्या आप कुछ सोच रहे हैं? क्या आप अभी कुछ विचाराधीन हैं? तो भारी उद्योग मंत्रालय ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ काम करता है, जो कि ऑटोमोबाइल उद्योग में कौशल के लिए जिम्मेदार है। और IIT मद्रास में कॉजेट भी इस संबंध में एक उत्कृष्ट काम कर रहा है। हम उनके साथ काम करते हैं और QPS विकसित करते हैं और पाठ्यक्रम विकसित करते हैं ताकि ये कौशल दिए जा सकें ताकि डीजल से इलेक्ट्रिक में संक्रमण करना आसान हो। दूसरा, भारत में ट्रक का स्वामित्व जो है वो व्यक्तिगत स्वामित्व की ओर झुका हुआ है। 80 या 85% से अधिक ट्रक मालिकों के पास सिर्फ 1 या 2 या 3 या 4 ट्रक है, 5 से भी कम ट्रक, और बहुत कम लोगों के पास ट्रकों का बड़ा बेड़ा है। हम नई इलेक्ट्रिक ट्रक योजना में जो सोच रहे हैं वो ये है कि उदाहरण के लिए हमारे पास बंदरगाहों या स्टील या सीमेंट जैसे उपभोक्ता समूह है। हम कह रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक ट्रकों का उपयोग करना चाहिए, और चूंकि इन क्षेत्रों के पास इलेक्ट्रिक ट्रक नहीं है, वो इन्हें पट्टे पर लेते हैं। तो उन्हें अपना पट्टा उन व्यक्तिगत मालिकों को देने के लिए मजबूर किया जाएगा जिनके पास इलेक्ट्रिक ट्रक हैं। तो सीधे तौर पर हम व्यक्तिगत मालिकों को कोई प्रोत्साहन नहीं दे पा रहे, लेकिन इन बड़े उपभोक्ता समूहों को इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसीलिए लाभ जो है उन व्यक्तिगत मालिकों को मिलेगा जो बहुमत में है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार भी निर्भर हैं, लाखों लोगों का जीवन। तो इसे कवर करना काफ़ी ज़रूरी है। लास्ट रिक्वेस्ट आपसे डॉक्टर कुरैशी, ये इंटरव्यू और ये पॉडकास्ट मुख्य रूप से इसका लक्ष्य है जिसे हम कहते हैं यूज़र लेयर। तो इसमें ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, पंप ऑपरेटर्स, ढाबों में काम करने वाले लोग शामिल हैं। तो आउटरीच कार्यक्रम मुख्य रूप से उनके साथ रहा है ताकि वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को समझें। हम पूरी गतिविधि में एक निश्चित मात्रा में आत्मविश्वास और भरोसा लाते हैं। तो एक बहुत वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के रूप में क्या आपके पास उनके लिए कोई संदेश होगा जिसे वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स को अपनाने के लिए भरोसा और कॉन्फिडेंस देने वाला पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो है वो एक इलेक्ट्रिक ट्रक का अनुभव करना चाहिए। अगर कोई ड्राइवर इलेक्ट्रिक ट्रक चलाता है तो वो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक, बहुत आसान, और एक इलेक्ट्रिक ट्रक चलाना बहुत आनंददायक भी है। ये एक बात है। दूसरा ये कि आपको अपने सामने बहुत सारा डेटा देखने को मिलता है। वे डैशबोर्ड वो बहुत बेहतर है। तीसरा जो मुझे लगता है कि ये एक राष्ट्रीय सेवा के कारण है। इलेक्ट्रिक ट्रकों को प्रोत्साहित करके इलेक्ट्रिक ट्रक चलाकर आप ईंधन पर, डीजल पर बचत कर रहे हैं, जहां 85 से 90% से अधिक पेट्रोलियम उत्पाद देश में आयात किए जाते हैं। हम बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचा रहे हैं, तो आप देश की अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य में योगदान भी दे रहे हैं। दूसरा ये कि इसका एक सुरक्षा पहलू भी है, एक भू राजनीतिक पहलू है। जब हम अपनी विदेशी मुद्रा बचाते हैं तो हम विदेशी देशों पर कम निर्भर होते हैं। इसका प्रतिवाद ये है कि आप लिथियम भी आयात करते हैं, लेकिन एक बार आप लिथियम आयात कर लेते हैं तो ये रहता है कि आपने इसे एक बार आयात कर लिया है और ये ट्रक में 10 या 12 साल तक रहेगा। पेट्रोल आपको हर बार भरना पड़ता है, तो इसका जीवन बहुत लंबा है। तो आप देश में योगदान दे रहे हैं, आप जो है पैसा बचा रहे हैं संचालन के कुल लागत को कम करके। आपके पास ड्राइविंग में, संचालन में आसानी है। तो इसके इतने सारे फायदे हैं।
आपको इसके लिए पूरी तरह से जाना ये चाहिए। काफ़ी हद तक सच है। मुझे लगता है कि हमारी ड्राइविंग कम्युनिटी, ट्रकिंग कम्युनिटी ने कोविड के दौरान बहुत बड़ी सेवा दी, जहां राष्ट्र को सचमुच ड्राइविंग कम्युनिटी, ट्रकिंग कम्युनिटी द्वारा संभाला गया। उस मुश्किल समय में उनकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं इसे उसी स्तर पर रखूंगा जिस स्तर पर किसान और सैनिक देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है जो आपने उठाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ट्रकिंग कम्युनिटी के पास देश की मदद करने का एक काफ़ी बड़ा अवसर है। काफ़ी अच्छी चर्चा रही आपके साथ डॉक्टर कुरैशी। समय निकालने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत ही ज़रूरी बातें बताई। हमें उम्मीद है कि ये देश के लिए एक सफल कार्यक्रम रहेगा। मुझे बहुत बहुत बुलाने के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ गेट सेट का ये एपिसोड ख़त्म होता है। पिछले एपिसोड में हमने काफ़ी तकनीकों को जाना है, निर्माताओं को सुना है, हमने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंसिंग, नीतियों और साझेदारियों का पता लगाया है, और सबसे ज़रूरी बात, हमने ट्रकिंग इकोसिस्टम के केंद्र में लोगों पर ध्यान केंद्रित रखा है। अगर एक बात स्पष्ट है तो वो ये है कि ज़ीरो एमिशन ट्रकिंग में बदलाव एक दूर का सपना नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली गतिविधि है जो अपनी चुनौतियों के साथ शुरू हुई है, जिन्हें एक साथ लेना उचित है। इस यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हम जल्द लौटेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए क्यूरियस रहिए, प्रतिबद्ध रहें एंड कीप ड्राइविंग द फ्यूचर। धन्यवाद।